और किसके? रोटेशन के सब्जेक्टिव। वर्क पावर एनर्जी से नेक्स्ट वाले में चल रहा था, तो मुझे याद ही नहीं रहता। शीट की शक्ल सूरत दिखाओ, मुझे शीट दिखाओ कैसी है, उसे देख के याद आएगा मुझे किस टाइप का क्वेश्चन है। ये तो एसएचएम की है, रोटेशन वाली शीट दिखाओ। तुम तो आगे आओ, आगे आओ तुम कहीं, इनमें से किसी के भी पास आ जाओ, कहीं भी। नाचने मत लगना, कहीं सारे ही आ जाएं। सीट एक ही है आपके पास। ओके आप इसके ये जो मोर देन वन करेक्ट है ना, ये भी ट्राई करिए। रोटेशन के मोर देन वन करेक्ट है ना, इनमें कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, उनको ट्राई करिए। सब्जेक्टिव में कहां तक दे दिए थे मैंने? टोटल। पूछो क्या पूछना है? कौन सा? 6। 6, 15, 20, 15, 20, ओके, 30, 32, 32, ओके, 35, अच्छा। और बस? किसी और ने कुछ ट्राई किया हो? हाँ, सब्जेक्टिव ही तो 31, 31 कौन सा हो गया? और कुछ? मैं ये कह रहा हूं किसी और ने यही सब्जेक्टिव ट्राई की हो तो कुछ और डाउट हो तो पूछ सकते हो। ट्राई किए क्या? क्यों आप लोग ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? What is the problem? टाइम नहीं मिल रहा। ये कहां मिलता है टाइम? कहीं बटता है क्या टाइम? सबके लिए 24 आवर्स हैं। लो आपको मिल नहीं रहा। कि दुकान थोड़ी लगती है टाइम की कि सर वहां गए थे मिला ही नहीं टाइम। तो 24 आवर्स हैं सबके लिए, मैनेज तो करना पड़ेगा। और आप रोटेशन को टाइम नहीं दे रहे तो किसे टाइम दोगे बताओ? कौन सा टॉपिक ऐसा है फिजिक्स में या मैकेनिक्स में जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? अगर इसके लिए टाइम नहीं है तो क्या होगा फिर तो बुरी बात है। इसका मतलब एक हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है फिजिक्स में, माइट बी पॉसिबल। या आपको ये लगता है कि आपकी फिजिक्स वीक है थोड़ी सी, तब थोड़ा सा लगता है कि यहाँ टाइम नहीं है। अगर इनमें से कोई रीजन नहीं है तो आप रोटेशन को डेफिनेटली टाइम देते। खैर, इनमें से जो भी क्वेश्चन अच्छा है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? बैक से स्टार्ट कर देते हैं। 35 देखो। A hollow cylinder with inner radius r, outer radius 2r, mass m is rolling with speed v. Its kinetic energy is, ठीक है ना? पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे ना, देखो ये सिलेंडर है, ठीक है ना? तो इसका सेंटर किसी स्पीड से आगे चल रहा है v से, ठीक है ना? रोलिंग कर रहा है वैसे भी, तो ये चीज ओमेगा से ऐसे जा रही होगी। काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होगी क्या नहीं होगी? तो आई कैसे निकालोगे इसका?
एक एलिमेंट्री सिलेंडर ले लो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के r से 2r तक इंटीग्रेट करो, तब जाके तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है ना। या फिर एक काम करो, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास यूज कर लो। ये शायद मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाते टाइम नहीं बताया होगा आपको, बताया था क्या? कट करने वाला, वो वाला यूज कर लो। पहले एक चीज देखो, इसका मास, बचे हुए का मास m है ना, बचे हुए का मास m है। अगर कोई ऐसा सिलेंडर होता है जिसकी रेडियस 2r होती, लेंथ होती l, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू l, यही तो होता वॉल्यूम। पाई इंटू 2r का स्क्वायर तो ये वाला एरिया हो जाता, ठीक, और l हो जाती इसकी हाइट, तो वॉल्यूम ये हो जाता। इन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता? 4 पाई r स्क्वायर l, ये हो जाता, ये वॉल्यूम है। अब मान लो ये वो वॉल्यूम है जिसका मास m है, तो इसका मास 4m होता, इस सिलेंडर का। इतने वॉल्यूम का मास मैं m मान रहा हूं, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस वॉल्यूम, इसका मतलब किसी वॉल्यूम का ये 4 गुना है, तो किसी मास का ये 4 गुना मास रखेगा, ठीक। अब एक सिलेंडर ऐसा है जिसकी रेडियस केवल r है और लेंथ है l, इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई r स्क्वायर इंटू l, तो इसका मास कितना हो जाएगा? m। कुछ समझ में आया क्या? इसका मास हो जाएगा m। तो अब अगर इस सिलेंडर के बीच में से ये वाला सिलेंडर कट करके निकाल दिया जाए, ये वाला सिलेंडर पकड़ा और निकाल दिया, तो इसका मास कितना बचेगा? 3m बचेगा। क्या बात समझ में आई? तो ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है यहां पे, ये वाली, ये जो इसने दी है क्वेश्चन में, ये मान लो 3m मास की है, ठीक है ना, और दिया इसने कितना मास दिया इसका? m। तो 3m इज इक्वल टू मान लो m नॉट है, 3m इज इक्वल टू कितना है? m नॉट, ठीक। या फिर इसका मास m नॉट मान लो, इसको m रहने दो, बात एक ही है, कुछ भी कर लो। मान लो क्वेश्चन में उसने मास m के बजाय m नॉट दिया होता, अब हम क्वेश्चन को m नॉट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। या इसको m नॉट मान लो, हम इसको m नॉट ले लेते हैं अब, ठीक है। जो 3m मास है वो m है, क्लियर हो रहा है? अब इसका बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, ठीक है ना, जो बचा हुआ है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जिसको सब्ट्रैक्ट किया आपने इसमें से, ठीक है। अब हम इस m नॉट की टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और 3m नॉट को m पुट कर देंगे, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर मास 4m है, एक सिलेंडर ऐसा है जिसकी रेडियस कितनी है? 2r और मास कितना है? 4m। इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr स्क्वायर बाई 2 होता है सिलेंडर का, तो m की जगह तो 4m आ जाएगा, r की जगह क्या आ जाएगा? 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? कितना आ गया? 68m r स्क्वायर, ठीक है ना। और ये m के बजाय क्या लेना पड़ेगा मुझे? m नॉट। अभी देखते रहो क्या हो रहा है, थोड़ी देर में समझ में आ जाए, सब कुछ कलेक्ट हो जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कुछ कर दिया। अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है, ठीक। ये हो गया। अब वो जो इसका छोटा सा पीस है, ये वाला, केवल इतने पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा? ये इनिशियल है जो पहले था, कटने से पहले। अब ये वो पोर्शन जो इसमें कट करके बाहर निकालेंगे, इसका भी m r स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए, लेकिन इसका m तो m नॉट ही है और इसका r r ही है, तो m r स्क्वायर बाई 2 होगा इसका, ठीक है ना। तो बचा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस, 7m नॉट r स्क्वायर बचे हुए का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ये स्ट्रक्चर बची है। और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये m नॉट, ये वाला m नॉट और ये जो 3 है, इसको क्या पुट करोगे? m पुट कर दो, तो 7/3 m r स्क्वायर। ये इस
जो ये स्ट्रक्चर इसने दी है ना, ऐसा सिलेंडर, ऐसा ही तो है सिलेंडर, इसने ऊपर से दिखाया तो ऊपर से दिखाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया है। अब मुझे बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, कितने लोगों को समझ में आ गया है कि मैंने क्या किया है? आ गया समझ में क्या किया है? अब बिल्कुल सच बोलना है, कितने लोगों को कम समझ आया है कि ये क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा? 1 2 3 4, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। ये कुछ इसमें कुछ डिजिटल सिग्नल लगे हुए हैं क्या? देख लो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो कुछ लोगों को ये कम समझ आया, चलो खैर, दिमाग लगाना ठीक से। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे आप चाह के भी होशियार नहीं बन सकते, है ना? कंसंट्रेशन से देखना, होशियारी की है मैंने यहां पे, पर मैं बन नहीं पाया, समझ ही नहीं आया लोगों को। मान लो आप होशियार बन के दिखा रहे हो, आधो समझ ही नहीं आ रही क्या कर रहा है पागल बन, ठीक, तो कुछ फायदा नहीं है उसका। इसलिए देखो कंसंट्रेशन से हुआ क्या है। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसी स्ट्रक्चर का जो बीच में से खाली है और सिलेंडर शेप है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मुझे सिलेंडर का नहीं निकालना। एक बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर कट करके निकाल दिया तो जो बचा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सिलेंडर होता तो मैं आपसे पूछता ही नहीं, ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं था उसमें। तो एक्चुअल में सिलेंडर है ही नहीं, ये ऐसा सिलेंडर है जो बीच में से खाली है। इसको यूं देखेंगे तो आर पार दिखेगा, उधर वाले लोग दिखेंगे इसमें से। समझ में आ रही कैसी स्ट्रक्चर होगी? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे। ठीक, ऐसी स्ट्रक्चर बनाई कि इसको अगर यूं करके देखो तो आपको आर पार दिखेगा, ऐसा सिलेंडर है ये। तो क्यों ना हम ऐसा एज्यूम करें कि ये सिलेंडर पूरा भरा हुआ था, ठीक है ना, इतना बड़ा, इसके बीच में से कट करके छोटा सिलेंडर निकाल के अलग कर दिया, ठीक है। तो वो तो ये हो गया ना कि जैसे किसी मास में से कुछ मास निकाल दिया हो, मास का सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब जब मास को सब्ट्रैक्ट करके आपने अलग कर दिया तो समझ लो उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो सब्ट्रैक्ट करके अलग कर दिया, ठीक है। कुछ समझ में आया? अब दिक्कत क्या है यहां पे, इसने बचे हुए का मास दिया है, पूरे का मास देता तो बहुत आसान काम होता, इसने बचे हुए का मास दिया है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने किया कि जो बड़ा वाला सिलेंडर हमने एज्यूम किया पूरा भरा हुआ, फुल, कटा हुआ नहीं है, वो बीच में से कटा हुआ नहीं है, पूरा फुल है, उसका मास 4m0 मान लिया मैंने, ठीक है ना। और उसमें से जो कट करके निकाला है उसका मास m0 निकला, तो बचा हुआ कितना हुआ, 3m0। तो हमारे अकॉर्डिंग तो उसका मास 3m0 है, लेकिन वो कितने लिख रहा है इसको, m, तो हमारा 3m0 उसके m के बराबर है। तो हम तो अपने m0 के हिसाब से कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है ना। और जो भी हमारा m0 में आंसर आएगा उसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे और ऊपर के 3m0 को m लिख देंगे, काम हो जाएगा। बात समझ में आई? यही काम मैंने किया। अब ये रूल कहता है कि अगर एक एक्सिस के अबाउट दो बॉडी रोटेट कर रही हूं, मान लो एक तो ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाता है, ठीक है ना। और एक्सिस वही की वही है, इसमें से कोई पीस ऐसा कट करके निकाल लेते हो आप जो इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। जब कभी आपका मन करेगा इसमें वो पीस वापस से पिरो देना और तो पूरा मास बन जाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा। तो एक काम करो, पहले पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, फिर इतने से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और बड़े वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो, तो बचे हुए का बच जाएगा ना। ये बचा हुआ जो है ना, ये वाला सेक्शन, बस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच जाएगा। वही काम किया मैंने। ये आई इनिशियल, ये तो टोटल का है, और ये किसका है, जो कट करके निकाला है। जो कट करके निकाला उसका मास m0 था, और जो पूरा था उसका मास कितना माना था हमने, 4m0, तभी तो बचा हुआ 3m0 है। 3m0 कितना है, m। अगर 4m0 मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2, 4m0, r की वैल्यू कितनी है, 2r, यहां पे 2r²/2, ये तो बढ़ेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वो है जो इसमें से कट के निकलना है,
तो जो कटा हुआ सिलेंडर है उसका मास तो m0 है। ठीक, कैसे पता चला m0? क्योंकि इसका रेशो 4:1 है। ठीक है ना, जितना वॉल्यूम उतना मास। ठीक है, तो बचा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 7m0r² बाई बस 7m0r²। अब उसमें 3 की मल्टाई और 3 की डिवाइड कर दिया। क्यों किया हमने ये? ताकि हम 3m0 को इनपुट कर सके अपनी मर्जी से, अपने काम आसान करने के लिए। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। ठीक, अब तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब तो कुछ नहीं बचा ना, अब तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करना और mv² बाई हाफ mv² करना है बस। और कौन सा था ये? 35। ओके, 35 के बाद पूछा था आपने 32। 32 देखो, मेन प्रॉब्लम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ही थी। ठीक, एक तरीका और है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, इंटीग्रेशन। पर इंटीग्रेशन में देखो क्या होता है, यहां से r रेडियस का एलिमेंट्री सिलेंडर मानो, ये इसका डीएम निकालना आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि जब इसका आप डीएम निकालोगे तो डीएम होगा मास ओवर टोटल वॉल्यूम इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ठीक है ना, अब मास ओवर टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम क्या होगा? पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू एल माइनस, देखो दो टर्म में से ये वाली चीज में से ये वाली चीज माइनस करोगे तब तो वॉल्यूम आएगा। ठीक है ना, और साथ में डीवी भी करना पड़ेगा, तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर इस डीएम को यूज करके इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, dm r²/2, और उसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते? r से लेके 2r तक। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता, इसलिए उसको आप घर पे ट्राई करोगे जाके। ठीक है ना, गलत हो गया क्या? 8mr0² में से अच्छा m0r²/2, तो कितना बचता? 15 बचता ना, तो 15/3 कर लो, 15/3 कर लो। अच्छा, ये वाली चीज इसमें से माइनस करते ना, पहले बताना था यार। ये लो 15, तो यहां पे 15। ठीक है, अब क्या होगा? बाई 2 भी तो आएगा, 15/6 हो जाएगा ये। ठीक है, फिफ्टीन बाई 2 इंटू 3/3 सही है। अब ठीक है, सही है। चलो 32 कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है ना? चलो, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि उसने इसका बचे हुए का मास m दिया है। अगर हम पूरे का मास m कंसीडर करके कर ले तो बहुत तगड़ी कॉम्प्लिकेसी हो जाती है, इजी नहीं रहता इतना। ठीक है, कोई नहीं। 32 देखो, solid sphere of mass m radius r is placed on a smooth horizontal surface. A sudden blow is given horizontally to the sphere at the height of, ये तो HCV का क्वेश्चन है। HCV में एक स्फीयर में ऐसे हिट करते हैं ना, Q से ऐसे हिट करते हैं, वही वाला क्वेश्चन है। A sudden blow is given in horizontally to the sphere at a height h is equal to 4r/5 above the center line. If I is the impulse of the blow, then find the minimum time after which the highest point B will touch the ground. Okay, देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझ लेना सबके सब। रोटेशन का अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बेसिक, जिससे कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन ही समझा देता हूं पहले तो मैं। ये स्फीयर है, ठीक है, रखा हुआ है, प्लेस्ड, मूविंग नहीं है। ठीक, ये इसका सेंटर है, 4r/5 यहां से डिस्टेंस है, यानी कि लगभग यहां होगा। 4r/5 मतलब 80% यहां पे होगा। तो वो कह रहा है कि यहां पे एक फोर्स लगता है ऐसे, फोर्स क्या, कोई इस पॉइंट को हिट करता है ऐसे। ठीक, और कितने इंपल्स से हिट करता है? आई इंपल्स से। आई इंपल्स तो m इंटू वी होता है ना। तो आप ये देखो, इस सेंटर के अबाउट इसको ऐसे घुमाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये क्या करेगा, घूमेगा भी और चलेगा भी आगे। समझ में आया क्या? तो उससे क्या होता है, ये जो mv है, इस mv वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ाएंगे हम,
और इस डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, यानी कि एम वी इंटू 4r/5। सीधे सीधे इसकी वैल्यू उसने आई दी है, तो 4ir/5 इतना एंगुलर मोमेंटम इसको मिल चुका है। जब ये एकदम से चलेगा तो मान लो ये v वेलोसिटी से स्टार्ट होता है और ओमेगा से घूमता है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr प्लस आई ओमेगा। ठीक है ना, तो ये वाली चीज किसके बराबर होनी चाहिए, mvr प्लस आई ओमेगा। आई कितना होगा 2/5 mr² इंटू v/r इज इक्वल टू 4ir/5। क्या यहां से v नहीं निकलेगा, v निकल गया तो ओमेगा भी निकल आएगा। ओमेगा आ गया तो इस पॉइंट का यहां तक ग्राउंड तक टच होने का टाइम पूछा है उसने। जब ओमेगा आ गया तो पाई एंगल ट्रेवल करने का टाइम, ये वाला पॉइंट जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो पाई ट्रेवल कर लेगा ना, तो पाई को किससे डिवाइड कर दोगे, ओमेगा से, टाइम निकल आएगा। क्लियर। ये एचसीवी का शायद 84th या 85th क्वेश्चन होगा। 85th है, हाँ 85th क्वेश्चन है एचसीवी का 32। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन अलग होती है, एंगुलर मोमेंटम की अलग होती है। नहीं हाँ तो MVR किया है ना मैंने, MV नहीं किया। ठीक है ना, क्या समझ में आया क्वेश्चन। 32 था ये। 20 अगर आप इसको करोगे ना जाके तो 4-5 डाउट और आएंगे। ठीक है ना, जिन्होंने किया उन्होंने पूछ लिया, मुझे पता चल गया कि इन्होंने किया हो, बाकी लोग करेंगे तो 4-5 डाउट और आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कितने लोग पढ़ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 20, आजू बाजू में से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कितने लोग पढ़ सकते हैं, हाथ उठाओ। ओके पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है। एक तो जो डायग्राम बनाने वाले हैं उनको तो ऑस्कर मिलना चाहिए, पता नहीं कौन गधेड़ लोग हैं डायग्राम बना देते हैं। तो पढ़े लिखे होने के बाद भी डायग्राम की सेंस नहीं है लोगों को। ये एक्चुअल में डायग्राम क्या है, ये तो टेबल है। ठीक है ना, टेबल पे क्या एक ऐसे पुली रखी हुई है यूं, यहां से वो पुली हिंज्ड है तो टेबल पे यूं घूमेगी। ये टेबल पे ऐसे पड़ी हुई है एक पुली, एक टेबल तो ऐसी बना दी, पुली गोल बना दी, तो लोग बाग क्या समझते हैं कि ये चीज ऐसे रखी हुई है यूं। ये भी तो समझा जा सकता है, ऐसे लगता है जैसे पुली ऐसे रखी हुई, जबकि पुली ऐसे रखी हुई है। कितने लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में, कुछ तो दोनों एक ही लग रहे हो किसी किसी को। तो जैसे 1 रुपये का कोइन नहीं होता, उसको टेबल पे ऐसे लुढ़का दो तो गोल गोल चल के नीचे चला जाता है, वो तो ये केस है। और उस 1 रुपये के कोइन को टेबल पे ऐसे ही टेक दो तो वो ये केस है। तो ये वाला केस है यहाँ पे। अब क्या हो रखा है, इस पुली पे ऐसे करके रस्सी लिपटी हुई है यूं, 2-3 लपेटे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इधर की साइड से जो आ रहा है एक ऐसे, यहां तक तो टच होगा, यहां तक तो टच होगा ना। इसके बाद यहां पे एक ब्लॉक से बंधा हुआ है वो ऐसे यूं करके। ठीक है ना, और ये अभी ढीला पड़ा हुआ है, यूं यूं ढीला पड़ा हुआ है। ये लेंथ इसकी थोड़ी सी ज्यादा है। समझ में आ रहा है। ब्लॉक देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है, दिख रहा है ब्लॉक। ब्लॉक बनाने में तो दिमाग लगा दिया। तो आधे लोगों को तो क्वेश्चन में यही समझ नहीं आते, दिया क्या है, हुआ क्या है, करना क्या है। क्या पुली, पुली इज हिंज्ड अबाउट इट्स सेंटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल and the block is projected with an initial velocity of 5 meter per second. Find the velocity when the string become taut. Tight. Tight की सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है taut. ये सब होता है, इसीलिए तो कुछ आता नहीं है।
बस अब क्वेश्चन में दिमाग थोड़ी लगेगा, अब तो पुराने जमाने में पहुंच जाओगे आप लोग। ओके तो देखो क्या हो रहा है, अगर इस चीज को ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू इसकी ऐसे दिखेगी आपको, ये टॉप व्यू होगी इसकी, मतलब ऊपर से देखेंगे इस चीज को, टेबल को, तो ये जो पुली है ये तो ऐसे दिखेगी, और ये ब्लॉक की ऊपर वाली छत जो है, ये वाली सरफेस, ये ऐसे दिखेगी, और ये जो स्ट्रिंग है ये बोल रहा है कि ये अभी इस तरीके से पड़ी हुई है, ढीली है, ठीक है ना। ये वाली जो एक्सिस, ये तो अब एक पॉइंट दिखेगा आपको, तो उसने कहा कि इसको सडनली इधर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे देते हैं, तो जब तक ये स्ट्रिंग टाइट नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा ऐसे। जिस मोमेंट पे ये स्ट्रिंग टाइट होगी एकदम से इसको ऐसे झटका लगेगा और पुली भी घूमना शुरू हो जाएगी। बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? तो क्या होगा, इसको ऐसे हिट कर दिया यूं करके, तो ये चीज चल रही है ऐसे, जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी ये चीज तुरंत ऐसे घूमना शुरू कर देगी। एक्चुअल में क्या है, ये जो MV है इसका, MV वाली लाइन को ऐसे बढ़ाओ, क्योंकि सिस्टम पे क्या है, सिस्टम पे कोई एंगुलर मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, ना कोई बाहर वाला फोर्स है। स्ट्रिंग टाइट होगी तो स्ट्रिंग तो अंदर की चीज है ना, सिस्टम के अंदर की चीज है, वो टाइट होगी, उसके टाइट होने से इसको एकदम झटका लगेगा। ऐसा ही उल्टा झटका इसको भी तो लगेगा, इसको तो मान लो सीधा झटका लगा ऐसे, इसको तो उल्टा लगेगा, तो झटका झटका कैंसिल। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? इसका मतलब सिस्टम का जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है इस पॉइंट के अबाउट वो सेम रहेगा। तो एक बार तो टाइट होने से पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लो इस पॉइंट के अबाउट, फिर एक बार टाइट होने के बाद। अब आप ये देखो, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, मान लो जैसे ही झटका लगा वेलोसिटी चेंज होकर V0 हो गई, डेफिनेटली स्लो हो जाएगा। अगर ये V0 है तो ये एकदम ओमेगा से घूमना शुरू कर देगा, और अगर इसकी रेडियस R है तो R ओमेगा किसके बराबर होगा, V0 के। ठीक, तो अब आप ये देखो, इस पॉइंट के अबाउट अगर इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला जाए तो इवेंट होने से पहले MV वाली लाइन को ऐसे बढ़ाते हैं और R की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो MVR, केवल ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या इसमें आई ओमेगा वाली टर्म आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तो घूम ही नहीं रहा ना कुछ। अब होते ही अब ये घूमना भी शुरू कर दिया इसने और उसका चलना भी कंटिन्यू हुआ, तो ये आएगा आई ओमेगा प्लस M इंटू V0 इंटू R। क्लियर? अब ये जो आई है ये किसका है? पुली। डिस्क कहां से आई? पुली, समझ गया मैं, ये पुली का है। कितना हुआ? M R स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा को क्या लिख दोगे? V बाई R। पूछा क्या है इसने? फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये R से R कट गया, ये MVR बाई 2, M V0 R बाई 2, और ये MV0 R, तो 3 बाई 2 M V0 R इज इक्वल टू MVR। M से R से MR कैंसिल, तो V0 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 बाई 3 V। क्या दिया हुआ आंसर? सही है ना, बस यही आंसर है। क्लियर? बस इतना काम करना था इसमें। कौन सा था ये? 20। इसके बाद कौन सा? हाँ, एक बार हिट किया, वेलोसिटी दे दी, उसके बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वही की वही वेलोसिटी रहेगी। ठीक है ना, वेलोसिटी वही रहेगी तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। ओके, 20th। 15th क्वेश्चन कितने लोग देख सकते हैं? हाँ, मतलब देख तो सकते हो ना, देख लो बस इसको, बाकी इसमें जो होगा वो मैं समझा दूंगा, देख लो। हो गया? चलो अब देखो 15 क्वेश्चन में क्या है। देखो
इसने बोला टू मासेज ईच ऑफ मास m आर अटैच एट मिड पॉइंट b एंड एंड पॉइंट c ऑफ मासलेस रॉड। रॉड का कोई मास नहीं है, ठीक है ना। हिंज एट a, इट इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फाइंड द फोर्स एट हिंज a व्हेन रॉड बिकम व्हाट। ये तो होना चाहिए यार आप लोगों से। एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम बैलेंस, बस और कुछ नहीं है। एंगुलर मोमेंटम बैलेंस भी नहीं करना, केवल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, उसी से काम हो जाएगा आपका। ओमेगा निकल आएगा ना, जब ओमेगा निकल आएगा तो इनका जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा वो बी और सी के बीच में आएगा। सेंटर ऑफ मास बी और सी के बीच में आएगा। उस पॉइंट को देखना है कितना नीचे गिर गया, वहां से mgh लेना है, उसको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर करना है। और आई कितना आएगा, m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर प्लस m इंटू एल का स्क्वायर, वो आई आएगा। क्योंकि ये m मास की बॉल्स हैं ना कि रॉड, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर होगा। एक का r एल बाई टू होगा, दूसरे का r l होगा, वहां से आई निकालना है। बस ओमेगा निकलते ही r ओमेगा स्क्वायर सेंटर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा उस वक्त, ठीक है ना। तो mg प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर नॉर्मल हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछना तो आगे आओ, नहीं तो मुझे पीछे जाना पड़ता है ऐसे करके। यहां हो या यहां हो? हाँ अब बोलो। आप सबसे पहले लेक्चर में थे क्या? सबसे पहले लेक्चर में रोटेशन के मैंने बोला था कि इट इज नॉट सेफ यूज सेंटर ऑफ मास इन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके ऊपर डेरिवेशन भी करके दिखाया था मैंने आपको। एक में 302 आया था और एक में 300 आया था। याद आ गया क्या? पहले बताओ याद आया कि नहीं आया? हाँ एग्जैक्टली। तो सेंटर ऑफ मास को यूज नहीं करते मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन में, ठीक है। एक ही तो काम सीखा है मैंने, ठीक से पढ़ाना, और कुछ आता नहीं है मुझे। 14th ओके हो गया ना 15 तो चलो 14 में देखो, इसने बोला 3 इक्वल मासेज m आर रिजिडली कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ l forming an equilateral triangle as shown above. Okay, the assembly is to be given an angular velocity omega about an axis perpendicular to the triangle for fixed omega. What is the ratio of kinetic energy of the assembly for an axis through B compared with that for an axis through A? आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये टेबल है, ये एक टेबल है, यहां पे एक मास यहां पे रखा हुआ, एक यहां पे रखा हुआ, एक यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। ये मास B है, ए कौन सा है? अच्छा ए पॉइंट तो ये है, ये पॉइंट ए है। देखो एक एक्सिस तो ऐसी है जो सेंटर से पास हो रही है, और एक एक्सिस ऐसी है जो इससे पास हो रही है, ठीक है ना। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा और इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। ओमेगा से घूम रहा है, रिजिड बॉडी का ओमेगा तो सेम ही रहता है, चाहे किसी एक्सिस के अबाउट ले लो। इसके अबाउट मान लो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, ठीक है। तो इसके अबाउट काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर, इसके अबाउट हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर। तो K1 बाई K2 एक्चुअल में I1 बाई I2 हो जाएगा। यानी कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मुझे केवल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इन दोनों एक्सिस के अबाउट, ठीक। अब आप ये देखो, ये वाली डिस्टेंस m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर। I1 तो निकल गया, कितना? 3m इंटू आर स्क्वायर। आर ये वाली लेंथ हो गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाली और ये वाली तीनों आर होंगी, ठीक। अब मुझे ये बताओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये वाली साइड लेंथ a है, तो आर कितनी होगी? a/2 cos 30। सिंपल सी चीज है, ये 60 का एंगल होगा तो 30 का होगा,
ठीक है ना। पर आप ये कैसे कह सकते हो कि 90 होगा? हाँ, ये गलत है ना। R इज इक्वल टू ए कॉस 30। कॉस लॉ से साइन रूल से तो आ जाएगा, पर इसमें एक एंगल 90 होना चाहिए ना, ए कॉस इसको बोलने के लिए a/2। हाँ, अब सही है। अगर इसको यहां पे मिलाएंगे यूं, ये 60/30 तो ये 90 आएगा, तो a/2 r cos 30 इज इक्वल टू a/2 हो जाएगा। हाँ सही है, वही बोल रहे थे क्या? ठीक, तो बस ये लेंथ तो आप निकाल ही लोगे, ये निकल जाएगी। अब इसके अबाउट कैसे निकालोगे? इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस तो इसी से पास हो गई। m इंटू आर ए स्क्वायर, एम इंटू ए स्क्वायर। इसके अबाउट तो और भी आसान है, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, दैट्स इट। इन दोनों का रेशियो आंसर है। आर की वैल्यू बता दो मुझे क्या होगी जल्दी से। आर की वैल्यू क्या होगी? अगर ये वाली लेंथ ए है, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना जिसकी तीनों साइड्स बिल्कुल बराबर होती हैं, ए एंड ए, तो ये वाली लेंथ बतानी है कितनी होगी, साइन थीटा कॉस थीटा करके। ए बाई, और भी कुछ करना पड़ेगा, आर। a/√3 आ रहा है, ये 1:2 होगा, ठीक है ना। ये साइड होगी a, ये एंगल होगा 90, ठीक है ना। अगर ये एंगल 90 है तो ये डायगोनल होगा, तो a cos 30 इज इक्वल टू यहां से यहां तक होगा, तो a cos 30 कितना हो जाता है? a√3/2, उसका 2 पार्ट मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 से 2 कैंसिल, √3 से कट के √3 आ गया, तो a/√3 हो गई। क्लियर? ये वैल्यू किसकी हो गई? r की। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 14। और ये 6 तो आसान है, बहुत आसान नहीं है। चलो 6 कर लेते हैं, 6 तो अच्छा है। एसएचएम में हम कहां तक पहुंच गए? फेजर। अरे खत्म क्या हुआ ये बताओ? ग्राफ खत्म हुआ, अभी तो बहुत देर में फेजर शुरू होगा, देखना आप। अभी तो बहुत कुछ बताना है मुझे, बहुत सारी चीजें बचती हैं अभी एसएचएम में। दिस फिगर शोज अ वर्टिकल फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली टू द यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ वेट Fg। ओके, ये रहा अरेंजमेंट। इस पे एक चीज ऐसे लिपटी हुई है और ये यूं है, ठीक। इसने सिलेंडर बोला है, ठीक है। हम लोग पता नहीं क्या क्या ज्यूम कर लेते हैं इसको, ठीक। सिलेंडर का मतलब होगा कि ये एक टाइप से इस तरीके से रखा होगा, कहीं ऐसे रखा होगा ना कॉर्नर में, यूं पड़ा होगा इस तरीके से। ये साइड तो दिख ही नहीं रही होगी, ऐसे करके, ठीक। और ये चीज यूं लिपटी होगी और यहां से एक नीचे से रस्सी आके यूं जा रही है ऊपर, ठीक। यूं करके खींचना है इसको। तो ये दो जगह रगड़ खाएगा, एक तो यहां पे और एक यहां पे। यहां पे स्लिप होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब इसने क्या बोला है? दिस फिगर शोज अ वर्टिकल फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली टू अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ वेट Fg। सिलेंडर का वेट Fg है, P फोर्स लग रहा है ऊपर। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड बोथ सरफेसेस 0.5। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5। In terms of Fg, find the maximum force P that can be applied so that it does not cause the cylinder to rotate। P की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कि सिलेंडर रोटेट ना करे? टॉर्क 0 कर दो सीधे सीधे, ठीक है ना। टॉर्क 0 कर दो। अब आप ये देखो, जब ये P फोर्स ऊपर लग रहा है तो नीचे की तरफ Fg लगेगा, ठीक। तो यहां पे जो नॉर्मल लगेगा, ठीक, वो नॉर्मल कितना होगा? Fg माइनस P। बस। क्या हमने सही कर दिया? क्या हमने सही कर दिया?
वो Fg का मतलब mg है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू mg। वेट दिया इसने Fg। हाँ, अब एक चीज और बचती है, यहां का जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना वो ऊपर लग रहा होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, यहां के फ्रिक्शन को F1 मानेंगे और यहां के फ्रिक्शन को F2 मानेंगे, क्योंकि ये चीज जब इस पे रगड़ खाएगी तो इस सिलेंडर की इधर वाली जो सरफेस होगी ना, ये वाली सरफेस, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे, और जो नीचे वाली सरफेस होगी उस पे ऐसे फोर्स लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इस पे पीछे की तरफ लगेगा। अब आप देखो नीचे की तरफ लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, Fg माइनस पी माइनस F2। ये बस मेन पॉइंट था। क्लियर हो गया? क्लियर? अब इसके लिए नॉर्मल, इस पे भी तो नॉर्मल लगेगा यहां पे, तभी तो ये फ्रिक्शन बनेगा। अब आप ये देखो, इसको इधर कौन चिपका के रखेगा, ये वाला फ्रिक्शन। तो इस नॉर्मल की वैल्यू इस वाले फ्रिक्शन के बराबर होगी। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है F2 की वैल्यू होगी म्यू इंटू ये वाला n, और ये वाला n किसके बराबर होगा, F1 के, और यहां पे F1 किसके बराबर होगा, म्यू इंटू ये वाला n। दोनों F एक दूसरे में घुसे हुए हैं, इसको n नॉट मान लो, ठीक है। ऐसे करके इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन में केवल F और F1 और F2 अननोन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है, टॉर्क जीरो कर दो। क्या इस नॉर्मल का कोई टॉर्क लगेगा, क्या इस नॉर्मल का कोई टॉर्क लगेगा, Fg का कोई टॉर्क नहीं लगना है। इसी के अबाउट टॉर्क, इसका टॉर्क लगेगा, इसका टॉर्क लगेगा, और इसका टॉर्क लगेगा, और किसी का टॉर्क नहीं लगना है। टॉर्क की इक्वेशन बराबर करके जीरो कर दो, P की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लेना, अगर नहीं हो पाया तो पूछ लेना। मेन चीज क्या है, ये वाला F2 और ये वाला F1। देखो F1 म्यू इंटू एन नॉट है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जब F1 F2 की वैल्यू डालोगे तो केवल एक चीज अननोन बच जाएगी, वो है P, ठीक। P की टर्म में आ जाएगा सारा का सारा सिस्टम। क्लियर? और जब ये चल नहीं रहा तो ऊपर को लगने वाले टोटल फोर्स इज इक्वल टू नीचे को लगने वाले टोटल फोर्स, दूसरी इक्वेशन वहां से आ जाएगी। तो N और P दोनों सॉल्व होके आ जाएंगे आपके पास, ठीक। ट्राई करना है घर पे जाके अच्छे से। और अगर इसमें नीचे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्लिप कर जाता, फिर हाँ तो नहीं लगता फिर। क्यों नहीं लगेगा? आप बताओ, उधर दबाने वाला कौन होगा ऐसे दीवार पे, वो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मान लो कोई बहुत रफ सरफेस है और उस पर आप टच ही नहीं हो रहे हो, अगर रफ सरफेस है उस पर आप टच ही नहीं हो रहे तो फ्रिक्शन कहां से लगेगा, ठीक। तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा उस वक्त, ठीक। जो रूल है तो है, मिटा दो सब SHM। किसमें? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है मैंने ओरिजिन से पास कराया है। काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ कभी ओरिजिन से नीचे तो जाएगा ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, हाफ कभी नेगेटिव नहीं होता, एम कभी नेगेटिव नहीं होता, और वी का स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक। ग्राफ हो चुका है। शीट किसकी है? ओके, मैंने ये तो बता दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का वही रहेगा। हो गया था ना इतना? तो उसका रीजन कुछ नहीं,
पोटेंशियल एनर्जी क्या रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करती है, कब ज्यादा होगी कब कम होगी। तो अगर रेफरेंस लेवल नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी इन टोटल तो कम ही रहेगी। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये एक ब्लॉक है, के तो स्प्रिंग का कोफिशिएंट है और एम उस पे लगा हुआ मास है। ठीक, इसको मैंने ए एम्पलीट्यूड खिसका के छोड़ दिया, तो ए एम्पलीट्यूड के एसएचएम करेगा। ठीक है, कोइंसिडेंटली अगर ये इस मिड पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे है, यहां पे है ब्लॉक, ऐसे एक्सटेंशन तो एक्स, अगर इस टाइम इसका एफबीडी बनाया जाए इस ब्लॉक का, तो इस पे स्प्रिंग का फोर्स इस तरफ लगेगा कितना, के एक्स। आप ये देखो, ये तो मिड पोजीशन है, ब्लॉक यहां पे है, जाना यहां तक है, तो आप देखो इस एम मास के ब्लॉक को वापस लाने वाला फोर्स कौन सा है, के एक्स। यही तो रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक, अब अगर ब्लॉक उस तरफ गया है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगा है। ठीक है ना, तो यही तो वो फोर्स है जो इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। यही वो फोर्स है जो एसएचएम करा रहा है। तो यहां पे एसएचएम कराने वाला फोर्स होगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों लगा है, तो वो इधर लग रहा है और एक्स उधर है। एक्स तो पॉजिटिव है ना यहां पे, तो F लग रहा है इधर, तो एरो लगा के के एक्स लिख दो या फिर माइनस लगा के के एक्स लिख दो, बात एक ही है। मान लो एरो नहीं लगाना चाहते तो माइनस लगाओ। ठीक, अब एरो यहां लगा दिया आपने, इसके ऊपर के एक्स लिख दो, तो अपने आप समझ में आ जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स के एक्स है। तो जो इसको वापस सेंटर पे लाने की कोशिश कर रहा है वो फोर्स कितना है, के एक्स। और याद करो एसएचएम के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है, माइनस सी एक्स, या सी एक्स चाहिए होता है ना, या सी नॉट एक्स था, सी नॉट एक्स था। तो इसमें जो काम सी नॉट कर रहा है वहां पे कौन कर रहा है, के। तो जो ऐसे जो स्प्रिंग की इक्वेशन है वो कोइंसिडेंटली एसएचएम की इक्वेशन जैसी होती है। इसका मतलब एसएचएम जो स्प्रिंग जो भी करेगा वो एसएचएम होगा, क्योंकि स्प्रिंग के फोर्स की इक्वेशन ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है जैसी एसएचएम की इक्वेशन होती है। इसका मतलब स्प्रिंग तो जो भी करेगा वो एसएचएम ही होगा। ठीक है ना। अब जहां जहां पे जब स्प्रिंग को एनालाइज करेंगे तो जहां जहां पे सी नोट आता है वहां पे के से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना। ओमेगा क्या था, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स था। जब ए की इक्वेशन लिखते हैं तो ए की वैल्यू कितनी थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स थी ना। ठीक है ना। अगर दोनों तरफ मैं एम की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो एफ बन जाता है और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बन जाता है। तो ये वाली चीज क्या हो गई, यही तो सी नोट हो गई। ठीक है ना। तो ओमेगा की वैल्यू सी नोट थी, रूट ऑफ सी नोट। ठीक, सी नोट बाई एम, एक्चुअल में ये तो सी नोट है, तो ओमेगा तक कितना था, सी नोट इज इक्वल टू कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, सी नोट बाई एम का अंडर रूट। तो ओमेगा कितना, सी नोट बाई एम का अंडर रूट होता है। तो अगर ये इक्वेशन है तो यहां से स्प्रिंग के लिए अगर ओमेगा निकालेंगे तो स्प्रिंग का ओमेगा तो अंडर रूट ऑफ सी नोट बाई एम होगा, और सी नोट क्या है यहां पे, के, तो के बाई एम होगा। स्प्रिंग का ओमेगा के बाई एम होगा विद अंडर रूट। तो टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड तो 2 पाई एंगल ट्रेवल करने का टाइम होता है। अगर एंगल 2 पाई है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो टाइम कितना लगेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। जब ओमेगा नीचे है तो ये रिवर्स हो जाएंगे ना ऐसे करके। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला डेवलप हो गया किसके, स्प्रिंग को अगर एसएचएम करा रहे हो तो उसका टाइम पीरियड इतना होगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। क्या बात समझ में आई। अब एक चीज ध्यान से, मैं ग्राफ बना रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना, स्प्रिंग के साथ साथ। ये स्प्रिंग है,
यहां से यहां तक एसएचएम हो रही है, ठीक। जब एसएचएम, जब पार्टिकल यहां पे है तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है ना। मैं पोटेंशियल एनर्जी का और टाइम का ग्राफ बना रहा हूं, मान लो ये T/2 टाइम होगा डेफिनेटली, क्योंकि जितनी देर में ब्लॉक यहां से यहां आएगा आधा टाइम पीरियड पूरा हो चुका होगा, तो आधा टाइम पीरियड यहां से लेके यहां तक पूरा हो गया, ठीक। तो इतनी देर में पोटेंशियल एनर्जी, नहीं ये वाले होगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये वाला ऐसे बन जाएगा, ये वाला ये आ जाएगी, हाईएस्ट से 0 हुई और 0 से फिर हाईएस्ट हो गई, तो ये आ गया, ठीक। अब जब यहां से वापस जाएगा फिर 0 से पास होगा और फिर हाईएस्ट हो जाएगा, फिर 0 से पास होगा और फिर हाईएस्ट हो जाएगा, और एक टाइम पीरियड पूरा हो गया। कुछ समझ में आया? अब ये ब्लॉक उधर से वापस आएगा, ग्राफ फिर 0 आएगा, फिर हाईएस्ट हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 3T/2, ठीक। और ये इधर से फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2T। अब आप ये देखो एसएचएम के तो 2 टाइम पीरियड पूरे हुए हैं और एनर्जी ने खुद को 4 बार रिपीट कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। जितनी देर में एसएचएम का एक टाइम पीरियड पूरा होता है, एसएचएम एक बार एक चक्कर किया ना एसएचएम का, तो एक राउंड पूरा हुआ, एनर्जी के 2 राउंड पूरे हो गए। देखो एज इट इज है दोनों ग्राफ, क्योंकि जा रहा है तब भी तो टाइम बढ़ेगा, आ रहा है तो भी टाइम बढ़ेगा, तो टाइम के साथ तो ग्राफ आगे ही बढ़ता जाएगा। ऐसे थोड़ा ही ना कि जब आ रहा है तो इधर ग्राफ बना, जा रहा है तो इधर बना दिया, टाइम थोड़ी ना वापस चलेगा, टाइम तो आगे ही बढ़ेगा, ठीक है ना। इसलिए यहां तक एक टाइम पीरियड पूरा होता है एसएचएम का, लेकिन एनर्जी अपनी सेम शक्ल सूरत 2 बार रिपीट कर लेती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इज 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। एसएचएम जितनी देर में एक चक्कर लगाती है, एक बार रिपीट करती है खुद को, एनर्जी उतनी देर में खुद को 2 बार रिपीट कर लेती है, ठीक है। जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में। समझ में भी नहीं आया था लोगों को क्या मतलब है इसका। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी, बाल नोच रहे थे आगे बैठ के, ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आज तक नहीं पढ़ाई किसी ने, क्या होता है ये, ठीक है ना। 97 या 98 में आया था, काफी पुरानी बात है, 15-16 साल पुरानी बात है, ठीक। उस टाइम के क्वेश्चन हम बड़े इंटरेस्ट के साथ किया करते थे, जैसे तुम लोग अब 2008-2009 के क्वेश्चन करते हो ना, उस टाइम हमारे लिए 97-98 के क्वेश्चन हुआ करते थे, तो लगे रहते थे। मैंने कहा यार ये तो 2 साल पहले ही आया क्वेश्चन है, 3 साल पहले आया क्वेश्चन है, पर अब आपको 15-16 साल हो चुके हैं, अब हो सकता है पूछा जाए, एकदम से रिपीटिशन में नहीं आता। पहले बात तो समझ में आई क्या बात, क्लियर हो रही है? चलो, एक स्टेटमेंट बोलने के लिए मुझे उतने कांड करने पड़ते हैं। एक चीज बोलनी थी बस मुझे कि एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है, पर उतना समझाना पड़ेगा उसके लिए। ओके, अब आ जाते हैं पेंडुलम्स। अभी ये भी नोट करोगे क्या? चलो तो फिर नहीं मिटा रहा हूं मैं। पेंडुलम्स, हो गया क्या? स्प्रिंग ऐसे
ओमेगा वो लिखा हुआ है K/m आएगा कहां से? अभी प्रूव कर देता हूं, दूसरे तरीके से लेना इस बार। अब पूछ लिया आपने तो अब करना पड़ेगा मुझे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, बिल्कुल सिंपल वाला, उससे तो समझ में आ ही जाएगा। चलो A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होता है इतना तो ठीक है, इतना क्लियर है। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है? माइनस के एक्स, अगर दोनों साइड में m से डिवाइड कर दूं तो A इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इसको कंपेयर कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, सीधी घूमती हुई चीज का ओमेगा कैसे आएगा? इमेजिन करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, बट यू कैन इमेजिन, क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हो। मान लो ये स्प्रिंग है, यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है छोटा सा, बस ये जल रहा है और कुछ नहीं दिख रहा आपको। हाँ एग्जैक्टली, तो ये एसएचएम हो रही है यहां से लेके यहां तक, ये पार्टिकल ऐसे करता है, ठीक है। तो एक ऐसा सर्कल एज्यूम करो, ठीक, समझ आ गया? आ गया क्या? हाँ, जल गई बत्ती, ये अब जल गया बल्ब, चलिए बंद, ठीक है ना, बल्ब अब जल चुका है, ठीक। हाँ नहीं, वो ये कह रहे कि वो ऐसे कैसे आएगा, मैथमेटिक्स तो उनको समझ आ गया पहले ही, उनको वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन चाहिए था, हुआ कहां से है। एक्चुअल में अगर हम एक बल्ब एक को घुमाते, ऐसे घुमाते, तो उसकी परछाई हमेशा इसके ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है ना, तो उस बॉडी का जो ओमेगा आएगा दैट इज ओमेगा, वो चीज। हाँ एग्जैक्टली, वही चीज है, वही चीज है। खैर ज्यादा देर खतरनाक चीजें बोर्ड पे रखना सही नहीं है। सूर्य का बल्ब है, इतना वाला नहीं आता क्या ऐड? 0 वॉट का। पेंडुलम्स, जमीन पे आ जाओ तुम लोग, बस पढ़ने के अलावा सब आता है तुमको, मेरे को और लपेटते रहते हो। सिंपल पेंडुलम, सेकेंड टाइप का होता है फिजिकल पेंडुलम, थर्ड टाइप होता है टोर्शनल, और फोर्थ टाइप का होता है कंपाउंड। ठीक है ना। वैसे तो पेंडुलम इनफाइनाइट टाइप्स के होते हैं, पेंडुलम इनफाइनाइट टाइप के होते हैं, पर मेन चीज ये चार ही है। एसएचएम के जितने फंडे ना इन चार से कवर हो जाएंगे। पेंडुलम एक्सप्लेन करने का पर्पज क्या है कि आप मैकेनिक्स यूज करके किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड निकाल सको, इसलिए चार टाइप के पेंडुलम होते हैं। ठीक, स्टार्ट कर देते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मीनिंग क्या होता है? एक थ्रेड में एक एम मास की बॉल बांध दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, तो ये वाली चीज ऐसे एसएचएम करेगी। ठीक, क्या इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है? ठीक, इसलिए अगर किसी ने खड़ा होकर क्लास में बोल दिया कि सर ये तो एसएचएम है ही नहीं, इसका तो पाथ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ यार ये एसएचएम नहीं है। इसलिए इसका पाथ एंगुलर है, इसलिए इसको एंगुलर एसएचएम से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, इसको मैं एंगुलर एसएचएम मान के टाइम पीरियड निकालता हूं या फिर लीनियर एसएचएम मान के टाइम पीरियड निकालता हूं? आंसर तो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। आंसर तो वही आना चाहिए, मानो चाहे कुछ भी, यहां से चल के यहीं वापस आने का टाइम तो सेम है, चाहे फिजिक्स से निकाल लो, केमिस्ट्री से निकाल लो या मैथ से।
इसमें एक्सेप्शन नहीं होगा, इसमें टाइम उतना ही होगा। मतलब जो एक्सेप्शन नहीं है वो याद हो या ना हो, एक्सेप्शन याद रहते हैं तुम्हें। हाँ, पहले वो चीजें याद कर लो जो एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, अब देखो अगर हमें एसएचएम के फंडे क्लियर हैं तो लीनियर एसएचएम मान के भी आंसर आना चाहिए और एंगुलर एसएचएम मान के भी आंसर आना चाहिए और सेम आना चाहिए। ठीक, तो पहले मैं इसको लीनियर एसएचएम मान के आंसर निकाल देता हूं, ठीक है ना, फिर हम इसको एंगुलर एसएचएम मान के आंसर निकालेंगे। तो लीनियर से एंगुलर टर्म में कैसे ट्रांजिशन होता है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, लीनियर एसएचएम मान के हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया यहां पे हमने, तो ये इतना इधर चला गया, ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा हो गया। मैं इस थीटा को इतना ज्यादा स्मॉल ले रहा हूं कि ये बस हिलते हुए दिखता भी नहीं है, ठीक है ना। इसको इतना सा डिस्प्लेस किया कि पता ही नहीं चलता, आपको पता है, बस जो देख रहा है उसे तो दिखेगा ही नहीं। इतना छोटा एंगल है और ये एसएचएम कर रहा है, ठीक है ना। मतलब बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, पर आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा करना पड़ेगा मुझे। ये एक्चुअली में बहुत छोटा है, पर आपको शो करने के लिए करना पड़ेगा। तो मैं इस तिरछी लाइन को ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान सकता हूं, ठीक है ना, ये माना जा सकता है। अब ये वाली लेंथ अगर L है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, मान लो x की वैल्यू क्या होगी, L साइन थीटा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी, L साइन थीटा, ठीक है ना। अब अगर ये चीज, ये बॉडी यहां पे, तो इस पे mg फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है ना। इसको वापस यहां पे लाने वाला तो mg का कंपोनेंट ही है, इसको वापस लाने वाला तो mg का कंपोनेंट ही है। देखो mg ऐसे है, mg का कंपोनेंट ऐसे लगेगा, एक mg का कंपोनेंट ऐसे लगेगा, इसको वापस लाने वाला mg साइन थीटा है, ठीक। तो वापस लाने वाला फोर्स होगा इसको mg साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा, इसको x अपॉन एल लिख सकते हैं हम, mg इंटू एक्स अपॉन एल। क्या साथ में माइनस लगा दूं अपने आप, माइनस लगा देंगे हम, क्योंकि x अगर इस तरफ है तो ये फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, ठीक। तो ये काम अपने आप करना है, ये कहीं से नेगेटिव साइन जनरेट होके नहीं आएगा, कॉमन सेंस लगानी है। अगर x में इक्वेशन आ गई तो x पॉजिटिव, तो x इधर लगेगा, इसलिए अपने आप माइनस लगा दो। तो F इज इक्वल टू हो गया माइनस mg अपॉन एल इंटू एक्स। अब ये देखो, इस वाली चीज में से कुछ चीज बदल सकती है टाइम के साथ, टाइम के साथ m बदल जाएगा, g बदलेगा, l भी नहीं बदलेगा, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। इसको अगर हम इसकी बली दे दें तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, ठीक है ना। तो आप देखो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या प्रूव हो गया, एसएचएम प्रूव हो गई। तो यहीं से आप लिख सकते हो कि ये मोशन कैसी है, एसएचएम। f को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स मैंने प्रूव कर दिया, तो इसको क्या बोल दिया हमने, एसएचएम। अगर ये एसएचएम है तो अब वापस पुराने वाली इक्वेशन पे चलते हैं हम, f इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन एल इंटू एक्स। दोनों साइड m से डिवाइड कर दो, ये इस वाले m से ये वाला m कैंसिल, और ये चीज क्या बन गई, a इज इक्वल टू माइनस g अपॉन एल इंटू एक्स। इसको किससे कंपेयर करोगे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट जी अपॉन एल। अगर ओमेगा अंडर रूट जी अपॉन एल है तो 1 बाई ओमेगा कितना होगा, अंडर रूट एल अपॉन जी, और टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ये होता है टाइम पीरियड, यानी कि 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये प्रूव हो गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होगा। ये काम हमने क्या मान के किया है, लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम का मतलब x, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स इज लीनियर एसएचएम, ठीक। अब यही काम हम एंगुलर एसएचएम मान के भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम क्या करने वाले समझ में आ रहा है? अब हम सेम डेरिवेशन करेंगे एंगुलर एसएचएम मान के, ठीक है? पहले इसको नोट कर लो एक बार आप, नहीं तो आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि नोटों के सामने कुछ दिखता नहीं है। नोट कर लो पहले। हाँ, अगर ये थीटा बहुत छोटा लोगे तो एंगुलर पाथ को स्ट्रेट मान सकते हो, ठीक है ना? दूसरी चीज, जितना छोटा लोगे उतने जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले फैक्टर है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे। एयर ड्रैग, अगर थोड़ी सी दूर लेके जाओगे तो एयर ड्रैग कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा, ज्यादा दूर लेके जाओगे तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम्पलीट्यूड ज्यादा रखोगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रैक्टिकल कंडीशन में एयर ड्रैग भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और दूर लेके जाओगे तो ये है ना, जब ये सेंटर से गुजरेगा तो यहाँ पे नॉर्मल बहुत ज्यादा लगेगा, टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, थ्रेड की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें हैं जिनका वेलकम हम कर नहीं पाएंगे, ऐसी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना, बिना इन्विटेशन के। तो इसलिए एम्पलीट्यूड को या डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा रखना ही फायदेमंद है, उसी से एक्यूरेट आंसर आएंगे, ठीक है ना? हाँ, थीटा को हाँ डी थीटा लेंगे, लिख लो डी थीटा, आगे ऐसे ही करना है। आप मैथमेटिक्स घुसाना चाहते हो घुसा लो, क्या होगा उससे। पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब एंगुलर एसएचएम पे चलते हैं, देखना ध्यान से क्या हो रहा है, कैसे ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना? कौन से वाले हम? अच्छा ये वाले हम। किस दिन मैं लेट आऊंगा इनको अच्छे से धोना पकड़ के क्लास में। वो हो जाता है, मतलब चोट लग जाती है ना सर में कभी पीछे की साइड, तो हो जाता है दिमाग ऐसे। हाँ हाँ, वो तो आज भी हो सकता है, मैं जल्दी चला जाऊंगा आज, जाने मत देना इनको। खैर, एंगुलर एसएचएम देखिए, एंगुलर एसएचएम तो सारे पैरामीटर मुझे एंगुलर वाले ही लेने पड़ेंगे, सारे पैरामीटर्स एंगुलर पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। अब एंगुलर पैरामीटर्स में जो फोर्स है उसका काम टॉर्क करता है, क्योंकि जो फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीजें ना ये केवल ट्रांसलेटरी टर्म में आती है। मतलब लीनियर मोशन हो, लीनियर पैरामीटर्स हो तो एक चीज आती है। अगर कहीं भी चीज गोल गोल घूमने वाला चीज इन्वॉल्व हो गई, मतलब रोटेशन इन्वॉल्व हो गया, तो बिना टॉर्क के रोटेशन हो ही नहीं सकता। एक फोर्स रोटेशन नहीं करा सकता, फोर्स केवल स्ट्रेट लाइन में लगने के लिए लगता है, ठीक है ना? रोटेशन तभी होता है जब किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बने, ठीक है ना? अब आप ये देखो, जो वहां पे टॉर्क काम करता है, ठीक है ना, लीनियर मोशन में फोर्स काम करता है। जो वहां पे मास होता है, जो लीनियर उसमें मास होता है, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो यहाँ पे थीटा होता है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो यहाँ पे ओमेगा होता है, ठीक है ना? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो यहाँ पे अल्फा होता है, ठीक? वहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे कितनी हो जाती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वहां पे एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी होता है, यहाँ पे I इंटू ओमेगा होता है। ये लीनियर मोमेंटम है और ये एंगुलर मोमेंटम है, बिल्कुल एनालॉगस है सारी चीजें एक दूसरे के, ठीक है ना? ये वाली चीज और ये वाली चीज एक है, ये वाली चीज, ये वाली चीज। सीधे सीधे v की जगह ओमेगा ले लेता है, m की जगह I ले लेता है, a की जगह अल्फा ले लेता है, v की जगह, ये तो हो ही रखा है पूरा का पूरा, ठीक? तो अब आप ये देखो, जब
मुझे इसका मतलब ये है कि मुझे ये वाला डेरिवेशन टॉर्क की हेल्प से करना पड़ेगा। मान लो एक पेंडुलम है, ये रहा, इसको इधर ले गए साइड में और ले जाके छोड़ दिया, ठीक है ना। लोग बाग साइड में ले जाते मारपीट करने के लिए, पर इसको साइड में लेके गए, छोड़ दिया, ठीक, तो ये वापस आ जाएगा, ठीक। तो यहां पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। अब अगर इसको एंगुलर एसएचएम की एंगुलर पैरामीटर्स में सॉल्व करना है तो एक्चुअल में इसका रोटेशन हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो ये पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है, यानी कि इसके अबाउट इसका टॉर्क निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। अब जो काम वहां पे हम a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करके करते हैं, डेफिनेटली अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होगा उसका मतलब, ठीक है ना। x की जगह कौन ले लेता है, थीटा, a की जगह कौन ले लेता है, अल्फा, और ओमेगा ओमेगा ही रहना है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, इस पे टॉर्क लगेगा इसके अबाउट। टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ा देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाली लेंथ अगर L है तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी, L साइन थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा होगा तो ये होगी L साइन थीटा। तो mg जो है, mg कैसे, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो mg का टॉर्क इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो mg का टॉर्क कितना निकलेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg L साइन थीटा, ठीक है, mg L साइन थीटा। अब आप ये देखो, अगर थीटा को बहुत स्मॉल लेते हैं हम तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, अगर थीटा इनफाइनाइटली स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो ये वाली चीज हो गई, टॉर्क इज इक्वल टू एम जी एल इंटू थीटा, माइनस अपनी मर्जी से लगा दो, क्यों, थीटा उधर तो टॉर्क किधर घुमाएगा, इधर, ठीक है ना। अगर आप थीटा को इधर की साइड लेते तो टॉर्क कैसे घुमाने वाला होता, उल्टा, तो ये चीज माइनस आ गई यहां पे, तो ये देखो टॉर्क इज इक्वल टू, अब इन वाली चीज में से कुछ चीज ऐसी है जो चेंज होगी, कोई चीज चेंज नहीं हो सकती, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। इसको देखो बिल्कुल ऐसे है जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो इसी के बाद हम क्या लिख देंगे कि ये चीज एंगुलर एसएचएम है। वहां पे इस चीज के बाद हमने एसएचएम लिख दिया था, लीनियर एसएचएम, यहां पे क्या लिख देंगे, एंगुलर एसएचएम। अब आप ये देखो, टॉर्क को अगर मैं आई अल्फा लिख दूं, आई अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां पहुंचते हैं हम, इज इक्वल टू माइनस एम जी एल इंटू थीटा। ये जो आई है इसको यहां से मिटा देते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल अपॉन आई इंटू थीटा। ये चीज जो ब्रैकेट में है ये क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर है। आगे आपके पास ओमेगा स्क्वायर, क्या चीज समझ में आ रही है। अब अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो इसके अबाउट इस एम मास के पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई इज इक्वल टू एम इंटू एल स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस कितनी है, एल, और केवल एम मास है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर। तो जब ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, एम जी एल अपॉन आई, तो आई को क्या लिख दोगे, एम एल स्क्वायर। इस एम से ये वाला एम कट जाएगा, इस एल से ये वाला एल कट जाएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, जी अपॉन एल, और वहां कितनी थी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर है, वहां पे कितनी थी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, यही तो थी, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू तो आपके पास बिल्कुल सेम आ गई, कितनी, अंडर रूट जी अपॉन एल। इसका मतलब टाइम पीरियड भी सेम आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यानी कि आपने दूसरे तरीके से काम किया और आंसर वही का वही आया, पहले वाला ही, ठीक। तो ये मैंने एंगुलर एसएचएम के फंडे लगाए हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए, वहां पे लीनियर एसएचएम के फंडे लगाए थे टाइम पीरियड निकालने के, और दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आया है। क्या बात समझ में आती है, क्लियर। इसको नोट करो और दोनों को जाकर कंपेयर करना है ऐसे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, किस तरीके से एक से दूसरे में ट्रांजिशन हो रहा है। बात समझ में आती है। चलो एक लास्ट पॉइंट और बच रहा है छोटा सा, जल्दी से नोट करो।
हाँ वही तो किया है यहाँ पे। अच्छा आई अल्फा कैसे लिख सकते हैं पूछ रहे थे क्या ये? चौक से। हाँ तो कोई बात नहीं। टॉर्क का आई अल्फा कैसे लिख सकते हैं? चौक से। आप पेन से भी लिख सकते हो। ठीक, चलो आज के लिए इतना बहुत है ना।